प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अल्ताफ हुसैन सोमरो साहब, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। जी, आपकी आवाज़ की बेस बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मुझे बताएं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया, कैसे पता लगा कि मेरी आवाज़ खूबसूरत है? मुझे लगता है कि जब मैंने होश संभाला था तो मुझे आवाज़ें बहुत फैसिनेट करती थी और पैशनेट करती थी। जो लोग अच्छा बोलते थे रेडियो पर और स्पेशली टीवी पर, तो इन दोनों मीडियम से मैं बड़ा फैसिनेट होता था और मुझे लगता था कि ये कोई जादुई आवाज़ें हैं। हाँ, ये किसी अदर रेल्म से आ रही हैं, ये कोई और दुनिया के लोग हैं। तो मुझे भी इन्हीं जैसा बनना है और मुझे खोजना है ये कौन लोग हैं, मुझे किसी न किसी दिन इनसे मिलना है। तो फिर जो हमारे लेजेंड्स थे टीवी इंडस्ट्री के और रेडियो इंडस्ट्री के, आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनका पता चलना शुरू हुआ। स्कूल में रेडियो भी किया आपने? यस, मैंने 14 साल मुख्तलिफ रेडियो किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल रेडियोस मैंने किए हैं। ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसको मैं मिमिक्री के तौर पर लेता हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर लेता हूँ? सबसे पहले किसकी आवाज़ निकाली थी? नहीं, मिमिक्री जो है वो कॉपी होती है, आप किसी की आवाज़ निकालते हैं। वॉइस ऑफ आर्टिस्ट जो है ना, उसके पास वैरायटी होती है, वो एक अलग तरह का आर्टिस्ट होता है। मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता वॉइस ऑफ आर्टिस्ट। वॉइस ऑफ आर्टिस्ट एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर कमर्शियल आते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं, इसके आप कैरेक्टर को देखकर आवाज़ बिल्ड करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी की आवाज़ आपको कहा हो कि वॉइस ओवर। हाँ, डबिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें बताया जाता है कैरेक्टर का जेस्चर कैसा है, उसकी फ़िज़ीक कैसी है और नेगेटिव या पॉजिटिव उसका रोल है, तो फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर उसकी एक टोन बनाते हैं। फिर उस टोन को हमें कैरी करना होता है थ्रू आउट द एपिसोड्स और थ्रू आउट द वो सारे कैरेक्टर को हमें लेके चलना होता है। अच्छा, मुझे बताएं अल्ताफ़ कि ये डबिंग किस तरह से होती है? जब भी आप आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो एकदम से ग्रज आवाज़ निकालना होती है, उस तरह से मुस्कुराना होता है, वो सब चीज़ें सीन्स आपको पहले दिखाए जाते हैं? हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर वो सीन कट करके हमें दे दिए जाते हैं जो हमारे कैरेक्टर के होते हैं। उसके नीचे सब टाइटल चल रहा होता है और कैरेक्टर ऑलरेडी हमें डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि इस कैरेक्टर का नेगेटिव या पॉजिटिव रोल है। पूरी स्टोरी हमारे पास आ जाती है। तो जैसे जैसे एक्शंस हो रहे होते हैं तो उसी तरह से हम साथ साथ लिप सिंक कर रहे होते हैं और इमोशंस उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। पूछना चाह रही थी कि इमोशंस किस तरह से एंटर होते हैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट? ये खुदादात एक सलाहियत होती है। आप कैमरे की तरफ देख के बोलें कि मैं इकरा मलिक हूँ, सिर्फ आपने होंठों को हिलाना है। बोलूँगा मैं, ठीक है, मैं इकरा मलिक हूँ। नहीं, आपने सिर्फ होंठों को मूवमेंट देनी है, बोलना नहीं। ठीक है, डन। मैं इकरा मलिक हूँ। दोबारा से बोलिए ज़रा। कुछ और बोलूँ? नहीं, यही बोले। ठीक है, एक दफ़ा और, मैं इकरा मलिक। ये इस तरह से होता है। अब कैमरे में ये आप देखेंगी तो मेरे लिपसिंग के साइंसिंग के साथ आपको मैच करना होता है। वो तो हमारे सामने कैरेक्टर होते हैं, जैसे वो हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उसमें फील लेके आते हैं। अगर वो सैड सीन है तो हमें सैड होना पड़ता है, मतलब उसी तरह की आवाज़ें निकालना पड़ती। फिर ये होता है कि इसकी बेसिक टेक्निक्स होती हैं और उनको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ती है। आपने ट्रेनिंग ली है इस पे? एग्जैक्टली, मैंने मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान ऐसा कोई इदारा बना हुआ है हमारे पाकिस्तान में वॉइस ओवर आर्टिस्ट वगैरह उनकी? पाकिस्तान में अभी चंद एक लोग हैं जो इंडिविजुअली अपने इदारों में सिखा रहे हैं। मैं ख़ुद भी सिखाता हूँ, वॉइस क्राफ्ट एकेडमी मेरी एकेडमी में, उसमें सिखाता हूँ। इसके अलावा एक दो और लोग भी हैं पाकिस्तान में सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम यूरोप में या वेस्ट में देखें तो वहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड एकेडमीज़ हैं जो सिखाते हैं। बेसिकली ये सिंगिंग की तरह का ही होता है काम, वोकल्स वगैरह इसके राइट रखने होते हैं। एग्जैक्टली, आपको आवाज़ के जोन्स को समझना होता है। जैसे आप मिड टोन, हाई टोन और लो टोन समझते हैं, तो हाई टोन के अंदर आप बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, उसके अंदर या तो चीखते चिल्लाते हैं या फिर एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर। जैसे आप फास्ट फूड की एड्स वो सुनते हैं तो वो होता है कि कॉल फॉर यमी एंड डिलीशियस डिलीवरी, तो वो उस टाइप की एक्साइटमेंट उसमें होती है। और मिड टोन के अंदर ये होता है कि हम जैसे शोज़ कर रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, इसमें मिड टोन होती है हमारी, जो कैजुअल टोन होती है। हमारी न्यूज़ भी मोस्टली जो है वो कैजुअल टोन के अंदर होती है, जिसे हम मिड टोन कहते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो मिड टोन के अंदर होती। उसके बाद आता है डीपर नोट, जो गले से नीचे होता है, जिसे कहते हैं पेट से और सीने से आवाज़ निकालना। तो ये जो नवरस होते हैं ना एक्टिंग में और वॉइस एक्टिंग में, यानी अदाकारी में, 9 तरह के इमोशंस होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं। वो फियर के होते हैं, बहादुरी के होते हैं, लव के होते हैं, डिफरेंट टाइप के। जी, अपील्स होती हैं ना, जैसे इमोशनल। हाँ, उनको नवरसा भी कहते हैं और 9 इमोशंस ऑफ एक्ट भी कहते हैं। नवरसा, 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 हाँ, ओके।
तो चूँकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो नाटक था या एक्ट था या थिएटर था वो बहुत पहले से यहाँ पे चल रहा था, तो इसमें एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च थी। तो वो 9 इमोशंस अभी तक चल रहे हैं एक्टिंग में और वॉइस एक्टिंग के अंदर भी। जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई इमोशन होता है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, शो कर रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, कोई कमर्शियल कर रहे हो या डबिंग कर रहे हो, उनमें से कोई ना कोई होता है। डीपर नोट्स के अंदर फुल ऑफ इमोशंस होता है और उसमें सबसे ज़्यादा फील और इमोशंस होते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल नीचे लेकर जाते हैं। यूँ लगता है कि यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई है। हाँ, हमें नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन हो सकता है, हाँ मुझे महसूस हो रहा है, मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास है। क्या इकरा आपके इर्द गिर्द कुछ ये नेशनल जियोग्राफिक पे हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ना, ये वहाँ पे ऐसे होता है, आई थिंक सो। मुझे मालूम नहीं कि हम यहाँ पे नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है नहीं चैनल्स जाने थे, लेकिन ऐसी कोई डबिंग या इस तरह से किया, सॉरी वॉइस ओवर किसी आर्टिस्ट का या किसी मूवी वगैरह में आपने किया? टर्की मैंने बहुत सारे जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं उनमें डबिंग की है, हॉलीवुड की मूवीज़ को मैंने डब किया है, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स हैं मैं उनको सर्व कर चुका हूँ और अभी भी करते हैं। तो अभी कोई जो फेमस कमर्शियल चल रहा हो या उसमें किसमें आपने किया है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम? आपको अगर मैं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि वो बहुत सारी आवाज़ें आपने सुनी हुई हैं, शायद आपके इस स्टेशन पर भी चलती हों। लाइक आप IVR सुनते, IVR समझते होंगे ना आप, IVR जो हम कॉल करते हैं तो हेल्पलाइन पे चलता है। अस्सलामुअलैकुम, बैंक कॉल करने का शुक्रिया, अपने अकाउंट की मालूमात के लिए 1 दबाइए, नया अकाउंट खुलवाने के लिए 2 दबाइए, हमारे ऑनलाइन बैंकर से राबिता करने के लिए 0 दबाइए। ये IVRs होती हैं। IVRs मैंने बहुत सेलुलर कंपनीज़ में भी की, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, गल्फ़ के अंदर भी, इंडिया के लिए भी की। इसके अलावा चूँकि मैं 4 ज़बानों में काम कर रहा हूँ, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बहुत सारे। मुझे बताएं पाकिस्तान में इसका बेसिकली स्कोप क्या है? जब पाकिस्तान में काम हो तो हमें होता है कि इंटरनेशनली काम अगर थोड़ी देर के लिए पोज भी हो जाए ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो या काम कम हो तो फिर हम बाहर भी देखते हैं। पाकिस्तान में वॉइस ओवर इंडस्ट्री की वैल्यूएशन अभी होना शुरू हुई है, अभी काम आया है, अभी यूट्यूब और फाइवर और अपवर्क और ये सारे प्लेटफॉर्म का पता चला है कि फ्रीलांसिंग भी कुछ काम है और वहाँ पे जो टॉप 3 निशेस हैं उनके अंदर वन ऑफ देम वॉइस ओवर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। इसका अच्छा पे बैक मिलता है हमें यूरोप से या फिर अदर कंट्रीज से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ डबिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने सुना था कि टर्किश ड्रामास की जो डबिंग है पहले लाहौर में होती थी, अब शायद कराची शिफ्ट हो गई है। कराची में जी। तो जी मेरे वो कलीग्स हैं वो जो साथ मिलके कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी वो 1 एपिसोड है या 2 एपिसोड होंगे, मतलब जितना होना चाहिए यहाँ पे अभी तक। इतना वास्ट फील्ड है, जिस तरह से टैलेंट हमारे पास है, यस, तो ये कमी है उसकी। लेकिन बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके वहाँ से ला रहे हैं और बाहर उनका नाम है, पाकिस्तान में उनको कम लोग जानते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है सर। यस। अच्छा मुझे बताएं, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसकी जो टोन होती है, जो उसकी बेस होती है, उसको पता चल जाता है आपको उसकी बेस क्या है, टोन क्या है, जैसे आप बता रहे थे? मेरे पास सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, मैथ्स कॉम के, जर्नलिज्म के, और जो खुद साख्ता होते हैं कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे पास आते हैं तो हमें सुन के ही पता चल जाता है कि आप इस इंडस्ट्री के बंदे नहीं हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं या आप इसमें नहीं चल सकते। तो हम, या आपको मेहनत की ज़रूरत है? सच मेहनत को तो सभी की ज़रूरत, मतलब मेहनत तो सभी करते हैं, गुंजाइश तो सब बिल्कुल गुंजाइश रहती है, लेकिन वोकल कार्ड के अंदर वैरायटी, एनर्जी और गुंजाइश जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है। लाइक जैसे सिंगिंग के अंदर आवाज़ जो है अल्लाह ताला की देन होती है, तो उसको सुर में लेके आना और उसकी ट्रेनिंग लेना जो है वो इंसान के ऊपर निर्भर होता है, उसके ऊपर मुनहसर होता है। बट अगर हम रॉ टैलेंट को लेकर चलेंगे तो हम इंडस्ट्री में नहीं सर्वाइव कर सकते। जिनकी आवाज़ बारीक होती है उसके लिए आप प्रॉपर कोई ट्रेनिंग बताते हैं? सच यस। उसके लिए क्या ट्रेनिंग होती है? जिनकी आवाज़ बारीक होती है, चुभने वाली आवाज़ होती है ना कुछ लोगों की, श्रिलिंग वॉइसेस, जिनकी पिच बहुत हाई रहती है, हाँ, तो उनको हम नाक बंद करके गला खोल के उनका रियाज करवाते हैं, ऊपर मुंह करके हाँ, पेट से आवाज़ निकालते हैं, पेट से। ये जो ENT कैविटी होती है ना, नाक की और कान की और गले की,
उनकी आवाज़ नेज़ल होती है, नाक के रास्ते से एयर जो है वो एक्सेल हो रही होती है, तो वो नेज़ल होती है, श्रिलिंग वॉइस हो जाती है, तो हम वो रास्ता बदलते हैं उसका। बेसिकली आवाज़ जो है ये वाइब्रेशन है, और जैसे एक बांसुरी के अंदर से आवाज़ आती है ना, इसी तरह से हमारे ट्रैकिया के अंदर से हवा बाहर निकलती है फेफड़ों से, और उसको हम मॉडिफाई करते हैं, क्राफ्ट करते हैं वर्ड्स के अंदर। जैसे लिप्स की मूवमेंट के बगैर हम बोल नहीं पाते ना, बहुत मुश्किल होता है। हमारी जो टंग है वो ट्विस्ट करती है, हमारे होंठ मूव करते हैं, तो वर्ड्स जो हैं वो क्राफ्टेड होके हमें सुनाई देते हैं। अब देखिए, जैसे हमें बात करनी होती है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किस तरह से, तो अगर मैं हल्की सी, अगर मैं पेट से आवाज़ निकालूँ अपनी, तो मैं हल्की सी बेस जो है ना वो अपनी कर सकती हूँ। अल्ताफ़ कैसे हैं आप, मुझे बताएं, आप ठीक हैं? लेकिन लेकिन मैं नॉर्मल अगर बात कर रही होती हूँ तो मैं अपने टोन में आ जाती हूँ, आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप बेस में जाना चाहते हैं तो एक ट्रिक है या टिप है, जैसे जैसे आप लाउड होते जाएंगे आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी पिच ज़्यादा होती जाएगी। लाउड यानी हाई नोट्स पे आप पिच को गेन नहीं कर सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते। जितना आप लाउड होंगे उतना आपकी जो पिच है वो ज़्यादा होगी, आपकी वॉइस श्रिलिंग होगी, बारीक होगी। जितना आप लो नोट के अंदर आएंगे उतना आपकी आवाज़ के अंदर बेस ऐड होगा और उतना उसमें इमोशंस ऐड होंगे। लेकिन लो नोट के अंदर, डीप नोट्स के अंदर, जो गले के बिल्कुल नीचे से, सीने से और पेट से आवाज़ निकालते हैं, जो पेट से निकालते हैं उसको हम डार्क डीप कहते हैं, यानी बहुत वो खौफज़दा आवाज़ें और बहुत डराने वाली आवाज़ें होती हैं। तो उनमें ज़्यादा आवाज़ ज़रा आप मुझे निकाल कर बताएंगे, पेट से किस तरह से आवाज़ डराने वाली बाहर निकलते हैं? मेरी बात याद रखो बच्चे, हम लूपर्स हैं, हम एक लूप में चलते रहते हैं, हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, कभी घबराना मत और सच्चाई के रास्ते से और डराने वाली तो बहुत सूथिंग आवाज़ है जो आप बोल रहे हैं, ये बहुत सूथिंग है। लेकिन वो स्क्रिप्ट के लिहाज से होती है ना, वो स्क्रिप्ट चेंज होगा तो उसकी फील चेंज हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं आर्टिस्ट। इसी को हम चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में हू का आलम था, मुझे वहां से गुजरना था, मेरे साथ कोई साया सा चल रहा था, मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं डॉक्यूमेंट्री सुन रही हूँ नेशनल जियोग्राफिक पे है सच। लेकिन आवाज़, आपकी आवाज़ जो बहुत है वो सूदिंग है बहुत ज़्यादा, और उसमें बेस बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली आप एक आपने और भी सुना होगा, हाजिर कीजिए। एरिज़ोना के जंगलों में शाम ढल रही है, सूरज उत्तर की ओर धीरे धीरे गुरूब होता जा रहा है, ज़ेबरों का एक झुंड करीबी नदी से पानी पीने के लिए आ रहा है। ये तो मुझे लगता है हर 90s किड ने सुनी होगी, और हम इसको स्पेसिफिकली लगा कर स्पेशल देखते रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक यहाँ डिस्कवरी ये कहता आता था, अब तो हम बहुत उस पर रिटेन हो गए मोबाइल फोन्स पे। एग्जैक्टली तो वो जो पीछे आवाज़ें चलती थी, तो मुझे मौका मिला उन इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर काम करने का, और मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला, तो वहाँ से बड़ा एक्सपोजर भी मिला, बड़ा सीखा भी, और वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करते हैं ज़्यादातर? मैं पहले रेडियो में काम करता रहा हूँ बाकायदा तौर पर एज ए प्रोग्राम मैनेजर, एज ए स्टेशन मैनेजर। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ा और फिर मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आ गया। कहते हैं जैसे जब जिसने कोई एक्टिंग करियर में जा रहा होता है, जैसा थिएटर किया हो ना, वो बड़ा पक्का खिलाड़ी होता है, वो किसी के सामने भी किसी भी एक्ट करने में ना हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसकी लाइव उसने परफॉर्म किया होता है ना। इस तरह से रेडियो में जो जिन्होंने काम किया होता है ना, उनकी बेस, मैंने थिएटर और रेडियो है। दोनों ही किए हुए हैं। मैंने लाइव स्टेज भी परफॉर्म किया है, इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट होस्ट हूँ, तो मुझे तो इस बात का कोई है नहीं। दूसरा, मैं ट्रेनर हूँ कम्युनिकेशन में, तो मुझे ना तो ऑडियंस का फियर होता है, ना ही लाइव किसी जगह पे इस तरह को कोई फियर होता है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जिस तरह से जो भी फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर रहे हैं, एक इंतहाई मेजर इशू जो आ रहा है ना, इंटरनेट का आ रहा है। पहले ही सर्वाइवल जो है वो बहुत महदूद है, आपके पास काम नहीं होता, क्लाइंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइडर। कोई मुश्किलात आ रही हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एक ऐसा तबका हमारे यंगस्टर्स हैं जो हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंस नहीं आया, उनके लिए कोई फैक्ट्री नहीं बनाई गई, उनके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट कायम नहीं करने पड़े। वो इंडिविजुअली खुद से उन्होंने शॉर्ट कोर्सेज किए, वीडियो एडिटिंग का, SEO का, वेब डेवलपमेंट का, या फिर वॉइस ओवर्स का, हाँ, और उसके बाद उन्होंने कमाना शुरू कर दिया।
अब जो ऑनलाइन फील्ड है ये इतनी जालिम है कि वहाँ पे क्लाइंट आपका वेट नहीं करता। एक दफ़ा आप से क्लाइंट चला गया, आपके मिस कमिटमेंट होगी, दोबारा से वो एक तो बैड रिव्यू देगा और दूसरों को भी कहेगा, और वो आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बन जाता है। Exactly, वो नीचे लिखा रहता है ऑब्वियसली, जैसे हम रेटिंग्स देते हैं उबर ड्राइवर या इन ड्राइवर को। एग्जैक्टली। और अभी रिसेंटली जब हमारे यहाँ नेट डाउन हुआ, डाउनग्रेड चला गया, तो उसमें फाइवर ने ऑफिशियली हर एक अकाउंट के नीचे लिख दिया कि इनको काम ना दें, इनके मुल्क के अंदर इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं चल रहा। लिटरली उन्होंने मेंशन कर दिया। दिया। वो उन्होंने उस अकाउंट की जानिब से ये लिखा हुआ था कि आप मुझे काम ना दें, मैं काम नहीं कर सकता इन दिनों, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेट की फ्लक्चुएशन चल रही है। तो ये उनकी तरफ से हर एक अकाउंट के नीचे टैग लग गया था, तो बहुत सारे अकाउंट उड़ गए हैं। ये अलमिया है तकरीबन, अगर आप देखें ना, अगर जो रोजगार बैठकर कमा रहे हैं खुद साख्ता तौर पे, तो वो तो क्लाइंट्स पे राब्ता ही नहीं करेंगे, चाहे वो हफ्ता ना करे, चाहे वो 2 माह ना करे। सिंपल मैं कहता हूँ कि जितने पैसे फायरवॉल के ऊपर इंस्टॉल किए हैं, अगर हमारे मुल्क के अंदर जो IT इंजीनियर्स हैं या IT एक्सपर्ट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता तो वो शायद इससे अच्छा कोई और बना लेते, फायरवॉल ही बना लेते। और हम डॉलर्स की बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स आएंगे तो खुशहाली आएगी और उससे मुल्क तरक्की करेगा। और जो लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एक्सपेंस काम कर रहे हैं अपने ओन के ऊपर, तो उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है, उनको भी रोक दिया जाता है। इसकी ताहाल समझ नहीं आ सकी इस तरह से। अच्छा मुझे बताएं, किसी भी चीज़ के लिए लहजा, मतलब जैसे हम बात कर रहे होते हैं, लहजा कितना ज़रूरी होता है आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए? आपको कैसे पता चलता है कि आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, या आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? अभी हमेशा कहते हैं कि बातें भूल जाती हैं लेकिन लहजे याद रहते हैं। गुड। तो बातें हमेशा भूल जाती हैं, आपके लहजे याद रखे जाते हैं। और वो कहते हैं कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना, वो अदाए दिल बरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। ये अल्लामा इक़बाल मोहतरम ने कहा था। और दिलों को फतह आप ज़बान से कर सकते हैं। दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है ना। वो कहते हैं फ़लाँ शख्स दिल से बड़ा अच्छा है लेकिन ज़बान का थोड़ा कड़वा है। आप ज़बान के हमेशा मीठे रहें तो दुनिया आपके सामने ज़ेर है। और पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर मुझसे ये सवाल किया गया कि बढ़ती हुई एंजाइटी और स्ट्रेस का क्या इलाज है, हम एक दूसरे से बहुत रूड हो रहे हैं। तो उसका एक ही जवाब है कि आप अपनी ज़बान से मोहब्बत का कोई लफ्ज़ निकालें। मेरी अम्मी भी एक पंजाबी में मिसाल देती हैं, यही ज़ुबान को सूली चढ़ा लो, यही ज़ुबान को तख्त पे बिठा लो। एग्जैक्टली। तो ये आजकल कम्युनिकेशन बिज़नेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी। आप यहाँ कलीग्स बैठे हैं, अगर आप मुस्कुरा दें, आप मुस्कुरा के किसी से बात कर लें तो उसकी एनर्जी, उसका मॉरल सारा दिन अप रहेगा। आप रूड होकर किसी से बात कर लें, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत डाउन चली जाएगी। आजकल दुनिया जो है वो EQ लेवल पे चली गई, इमोशनल क्वालिटी लेवल पे चली गई। उनको पता चल गया है कि इंसानों से मैक्सिमम आउटकम कैसे लिया जा सकता है, और हम अभी तक डंडा उठा के फिर रहे हैं लोगों के पीछे। नहीं, बिल्कुल। किस तरह से हम जिसके लिए जिस तरह से आसानी कर सकते हैं उस तरह से करनी चाहिए। हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए जहाँ पे भी हैं हम, तो ज़ुबान से वो अल्फाज निकालते हुए ना सोचना चाहिए। कहते भी हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि लफ्ज़ जो है ना वो बड़े, आपने जैसे कि कहा कि लहजे याद रहते हैं। मौलाना रूम ने बात करने के 3 उसूल बताए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बात करने से पहले उसे 3 दरवाज़ों से गुजारो। बात करने से पहले सोचो कि क्या मेरा यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, गुजारा नहीं हो सकता। अगर ये दरवाज़ा पार कर जाए, उसके बाद देखो कि क्या जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये सच है। अगर वो दरवाज़ा भी पार कर जाती है आपकी बात, तो तीसरा दरवाज़ा ये होता है कि आप ये देखें कि ये जो सच में बोलने लगा हूँ इसके नतीजे में कोई फसाद या शर तो नहीं फैलेगा, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। अगर वो दरवाज़ा भी पार कर जाती है तो फिर आप बोलें। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद रहता है तो आप खामोश रहें। बहुत अच्छी बात है ये। तो हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो भी यंग जनरेशन है उनको, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई इदारे इस तरह से बनना चाहिए जो भी हमारा टैलेंट है, ताकि वो रो में जो है वो पॉलिश हो सके, किस तरह से? देखिए, बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वॉइस ओवर उसको लीड करता है, वॉइस ओवर इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री उसको लीड करती है। इसमें आपके एंकर्स भी आते हैं, न्यूज़कास्टर्स भी आते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री भी आती है, IVRs भी आते हैं, लॉट ऑफ कैटेगरीज आर वो है।
तो उनको एड्रेस करने के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर कोई भी एक इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई भी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर नहीं है कोई उनको फैसिलिटेशन दी गई। और दूसरी बात ये है कि अभी अपने ऑन पे इदारे ही जो है जितना सिखा रहे हैं ये इंडिविजुअल, चाहे वो चैनल्स हैं चाहे कोई भी है। हाँ बिल्कुल, या तो प्रोडक्शन हाउसेस सिखा रहे हैं, चैनल्स सिखा रहे हैं, रेडियो और टेलीविज़न, या फिर लोग खुद या तो बाहर से सीखते हैं दूसरे मुल्कों से, या फिर इंडिविजुअल से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और एक और मैसेज है कि जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लोग मेल और फीमेल जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ें अच्छी हैं और उनको इस फील्ड में आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मोर देन वेलकम, आप ज़रूर आएँ और एक टेस्ट ज़रूर दें, एक ऑडिशन ज़रूर दें। अगर आप लीड कर सकते हैं तो यकीनन एक दिन आपकी आवाज़ भी पूरी दुनिया के अंदर मेरे जहन में एक पहुंचेगी। सवाल आया, हमारे पास लास्ट मिनट है, आप आवाज़ को रैंक करते हैं कि इसकी आवाज़ की बेस इतनी है समथिंग? बेस नहीं, आवाज़ की क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वर्सटाइल होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो एक ख़ास रैंक, इसका मैयर कैसे करते हैं, इसका पैमाना क्या है इसको मैयर करने का? पैमाना उसकी आवाज़ की क्वालिटी होती है, क्लैरिटी। जैसे मैं और आप बोल रहे हैं तो अब भी आपने मुझे बोलते हुए सुना, मेरे गले में या आवाज़ों में कोई खराश नहीं आपको सुन रहे, खरखराहट नहीं होती, क्लैरिटी होती है, वर्ड्स क्राफ्टेड होते हैं शुरू से लेकर एंड तक, बिल्कुल आपको ऐसे पहला हर्फ और आखिरी हर्फ लैंडेड करता हुआ नज़र आएगा, उसके अंदर एक फेड नज़र आएगा प्रॉपर। तो ये वॉइस क्वालिटी है? यस, वॉइस क्वालिटी होती है। इसमें 3 चीज़ें मेजर होती हैं। एक तो आपकी लिंग्विस्टिक, यानी जो आप ज़बान बोल रहे हैं उसमें आपको मुकम्मल ग्रिप और अबूर हासिल हो। सेकंड होता है कि आप टेक्निकली ट्रेंड हों, आपको पता हो कि वोकल के जोन कौन से हैं और किस जोन में आपने परफॉर्म करना है, जो आपको स्क्रिप्ट दिया गया है या प्रोग्राम है वो आपने किस जोन में, मिड में, हाई में या लो में परफॉर्म करना है। एंड थर्ड होता है कि आपको इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से नो हाउ हो, माइक का आपको पता हो, वायरलेस माइक का, कंडेंसर माइक का, पोलर माइक का, डायरेक्शनल माइक का, इन माइक्स के बारे में आपको पता हो, और मिक्सर के बारे में, ऑडियो इंटरफेस के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मुकम्मल आगाही हो। ये 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं और यहाँ से हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं किसकी आवाज़ रेडियोनिक है, रेडियोफोनिक है या नहीं है, बस पता चल जाता है, उससे पता चल जाता है आपको। ये बहुत अच्छी बात है। पूछने का मतलब ये था कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं ताकि उनको आइडिया हो कि किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए 3 रूल्स को वो अपनी आवाज़ को बेहतर कर सकते हैं या अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।